चाचा चौधरी और अरमान अली फरमान अली। एक दिन चाचा चौधरी और टिंगू मास्टर रेलवे स्टेशन पर। चाचा जी भागो, गाड़ी छूटने वाली है। ट्रेन के अंदर। किस्मत अच्छी है टिंगू मास्टर कि बैठने की जगह मिल गई। भाई साहब, ये आपका बच्चा है। ये सुनकर टिंगू मास्टर को गुस्सा आ जाता है। देखो चाचा जी, मैं इन दोनों को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दूंगा। ये बच्चा नहीं, टिंगू मास्टर है। बड़े बड़े काम करता है। उम्र 35 साल है, सिर्फ कद का थोड़ा छोटा है। माफ करना भाई साहब, गलती हो गई। और ट्रेन वहां से रवाना हो जाती है। टीसी। अरे तुम आदमी हो 3 और टिकट दिखा रहे हो आधा। एक ऊपर बैठा है, 2 नीचे, हुए ना 1/2, यानी आधा हैं? इधर चाचा चौधरी और अरमान अली फरमान अली। आप दोनों की शक्लें एक जैसी हैं। अमा हम जुड़वा भाई हैं। मैं अरमान अली और ये फरमान अली। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं भोपाल जा रहा हूँ और ये झांसी। हम दोनों का कारोबार अलग अलग शहरों में है। थोड़ी देर में वो दोनों सो जाते हैं। अच्छा, अब रात हो गई, जरा सो जाएं। झांसी रात के 12 बजे आता है चौधरी साहब, मुझे जगह जरूर देना। फिक्र मत करो, मुझे रात देर तक जागने की आदत है। रात के 12 बजे लो, झांसी का स्टेशन आ गया। लेकिन अरमान अली तो गहरी नींद सो रहा है चाचा जी। गाड़ी के अंदर अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे मियाँ अरमान अली, उठो, झांसी आ गया है। अरे ये तो जाग ही नहीं रहा। अब क्या करे टिंगू मास्टर? चाचा जी, गाड़ी छूटने वाली है। अरमान अली को उठाकर हम प्लेटफॉर्म पर डाल देते हैं। और चाचा चौधरी टिंगू मास्टर के साथ मिलकर सोए हुए अरमान अली को स्टेशन पर उतार देता है। यह ठीक रहा। सवेरे जब नींद खुलेगी तो अपने आप शहर चला जाएगा। और ट्रेन वहां से चल देती है। सुबह। अमा चौधरी, कौन सा स्टेशन आने वाला है? भोपाल। हैं? भोपाल? अमा कमबख्त, मैंने तुम्हें झांसी पर जगाने को कहा था। हैं? अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और खून पी जाऊंगा। मार मार कर तेरा भुर्ता बना दूंगा। चौधरी, तुम क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ कि जिसे मैं झांसी पटक आया हूँ वो मुझे कितनी गालियां दे रहा होगा। चाचा चौधरी और राजा झाकू। जम्मू का प्रदेश का राजा झाकू। महामंत्री, हम चाहते हैं कि हमारे प्रदेश के आसपास जो छोटे छोटे राज्य हैं उन सबको जीत लिया जाए। आपका विचार अच्छा है महाराज, मगर मगर क्या? हमें दूसरे राज्यों को जीतने के लिए एक बहुत ही कुशल रक्षा मंत्री की जरूरत होगी जो इस योजना को कामयाबी के साथ पूरा करे। तुम्हारी निगाह में ऐसा कोई आदमी है? भारत का चाचा चौधरी। चाचा चौधरी ही क्यों? क्योंकि सुना है उसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। महामंत्री, हमने चाचा चौधरी को अपना रक्षा मंत्री नियुक्त किया। जाओ, उसे कहो कि वो अपना कार्यभार संभाले। नहीं महाराज, वो ऐसे नहीं आएगा। वो अपने देश को बहुत प्यार करता है। उसे जबरदस्ती उठाकर लाना पड़ेगा। ठीक है, हम खुद चाचा चौधरी को बोरी में बंद करके लाएंगे। बस तुम उसका हुलिया बता दो। और महाराजा झाकू चाचा चौधरी को लेने के लिए रवाना हो गए। भारत में सिपाहियों, ये बोरी लेकर एक पेड़ पर चढ़ जाए। जब चाचा चौधरी आए
तो उस पर बोरी फेंक कर उसे इसमें बंद कर दिया जाए। एक सिपाही बोरी लेकर पेड़ के ऊपर बैठ गया। मैं उसे लाता हूं। थोड़ी दूरी पर, आहा, रास्ते में ही मुलाकात हो गई। आप चाचा चौधरी है ना? कहिए जनाब, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? मैं राजा झाकू हूं। मुझ में एक बड़ी बुरी आदत है। मैं जिस चीज को पाने की ठान लेता हूं उसे पाकर ही छोड़ता हूं। बातें करते करते दोनों उसी पेड़ के नीचे आ जाते हैं। आज चौधरी, मैंने तुम्हें बोरी में बंद करने की ठान रखी है। और मौका देखकर सिपाही बोरा नीचे फेंक देता है। यही मौका है। ये देखकर रॉकेट भौंकने लगता है। अरे रॉकेट, चुप! इधर वो सिपाही पेड़ से नीचे उतर आता है। पकड़ लिया, चाचा चौधरी को पकड़ लिया। लेकिन बोरी के अंदर से आई आवाज सुनकर वो सिपाही चौंक जाता है। अरे कमबख्तो, खोलो! चाचा चौधरी और चौखट चंद की बीमारी। सेठ चौखट चंद का घर। मैं तो दवाइयाँ दे देकर थक गया, पर आपके पति चौखट चंद की बीमारी अभी तक मेरी समझ में नहीं आई। इसका मतलब है मैं अब मरने वाला हूँ। डॉक्टर साहब, आप कुछ तो करिए। मैं कुछ नहीं कर सकता। आप अमेरिका के डॉक्टर इंजेक्शन को बुलवा लीजिए, शायद वही इन्हें बचा लें। अरे मेरी बीमारी मामूली नहीं है, इसलिए चाचा चौधरी को बुलवाओ। चाचा चौधरी डॉक्टर थोड़ी ही है जो तुम्हें ठीक कर देगा। अमेरिका के डॉक्टर इंजेक्शन को बुलवा लिया जाता है। बीबी जी, अमेरिका के डॉक्टर इंजेक्शन आ गए। डॉक्टर साहब, मरीज इधर है। हम तुमको ये इंजेक्शन दे रहा है, तुम अभी ठीक हो जाएगा। लेकिन चौखट चंद में कोई फर्क नहीं आया। कोई असर नहीं डॉक्टर साहब। चाचा चौधरी सबको बचाता है, शायद मुझे भी मरने से बचा ले। ये तो बुखार में यूं ही बड़बड़ा रहे हैं। आप मेरा कहा मानिए मालकिन, और ईरान के हकीम लुकमान को बुलवा लें। वो तो मरे हुए को भी जिंदा कर दे। उनको ही बुला लो। थोड़ी देर में हकीम लुकमान आ जाता है। लीजिए, नीम हकीम लुकमान को ले आया। लो, मेरा ये फौलादी कुश्ता खा लो और शेर की तरह दहाड़ने लग जाओ। आपका कुश्ता भी बेकार गया। मेरी बीमारी कोई छोटी मोटी नहीं है, इसे सिर्फ चाचा चौधरी जैसा होशियार आदमी ही समझ सकता है। आप मैसूर के राजवैद्य चूना स्वामी को क्यों नहीं बुलाती? उनकी दवाई आज तक बेअसर नहीं हुई। राजवैद्य चूना स्वामी, लीजिए, मैं राजवैद्य चूना स्वामी को ले आया। लो, मेरी अचूक संजीवनी बूटी चाट जाओ, फिर देखें। इसका भी कोई असर नहीं हुआ। अब कोई उम्मीद नहीं मालकिन। जब इन्होंने मरना ही है तो क्यों ना चाचा चौधरी को भी बुलाकर देख ले। थोड़ी देर में चाचा चौधरी वहां आ जाते हैं। लीजिए, चाचा चौधरी आ गए। डॉक्टर साहब, हकीम जी और राजवैद्य जी, पहले आप यह बताएं कि आपने मरीज को कौन कौन सी दवाएं दी हैं? हमने स्ट्रेप्टोमाइसिन, सल्फामाइसिन, क्रोसिन, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, जेड तक मिक्स करके इंजेक्शन दिया है। मैंने सोना भस्म, चांदी भस्म, लोहा भस्म, जमाल गोटा और जाफरान का कुश्ता दिया था। हमने आयुर्वेद की सारी जड़ी बूटियों को मिलाकर इसे चटा दिया। ये सुनते ही चाचा चौधरी के पसीने छूट जाते हैं। बाप रे, इतनी दवाइयों से तो अगर आदमी बीमार ना भी पड़ा हो तो भी पड़ जाए। चाचा चौधरी अपनी जेब से एक गोली निकालते हैं। लो भाई चौखट चंद, मेरी ये गोली पानी के साथ निकल जाओ और फिर 4 मील तक दौड़ लगा कर आओ। यही है मेरा इलाज। चौखट चंद चुपचाप गोली को ले लेता है। लो, गोली तो निगल ली, अब दौड़ रह गई। और चौखट चंद उठकर घर से बाहर दौड़ लगा देता है। अरे, वो तो सचमुच घोड़े की तरह दौड़ने लग गया।
चाचा, आपने ऐसी कौन सी दवा दी जिसने जादू का असर किया? मैंने उसे कोई दवा नहीं, सिर्फ एक गुड़ की गोली दी थी। वास्तव में वह बीमार था ही नहीं, केवल उसके दिमाग में भ्रम था। उसे विश्वास था कि मैं ही उसे ठीक कर सकता हूँ, इसलिए आपकी दवाइयों ने उस पर असर नहीं किया। कभी कभी दवाइयों से ज्यादा असर मनोविज्ञान करता है। चाचा चौधरी का पाउडर। एक दिन चाचा चौधरी और साबू। चाचा जी, इस डिब्बी में क्या है? साबू, मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों को कूटकर एक पाउडर बनाया है। क्या ये कोई खास किस्म का पाउडर है? हाँ, जरा लगा कर देखो। चाचा चौधरी साबू के हाथ पे थोड़ा सा पाउडर मलते हैं और साबू को खुजली शुरू हो जाती है। ओह, ये पाउडर लगाते ही हाथ पर खुजली होने लगी है। मुझे पता था, इस खुजली को मिटाने वाला तेल भी सिर्फ मेरे पास है। लो, हाथ पर थोड़ा लगाओ। साबू हाथ पर तेल मलता है। हाँ, अब कुछ चैन मिला। किसी बच्चे के हाथ ये पाउडर न लग जाए, इसलिए इसे अलमारी में रख देता हूँ। तभी चाची वहाँ आती है। अरे पता है, बगड़क दास की शादी में जाना है। अरे भाग्यवान, चलते हैं, तुम नाराज क्यों होती हो? चाचा चौधरी चाची को साथ लेकर घर से बाहर चल देते हैं। चलो, चलते हैं भाग्यवान। चाचा चौधरी का घर। मैंने अभी अभी चाचा चौधरी और उसकी पत्नी को घर से जाते देखा, लेकिन वे घर को खुला छोड़ गए हैं। चाचा चौधरी के बारे में मशहूर है कि वह अपने घर को कभी ताला नहीं लगाता। यह तो बड़ी अच्छी बात है। आओ, आज उसके घर की थोड़ी सफाई कर दें। वाह, अलमारी नकदी और जेवरों से भरी पड़ी है। एक पाउडर की डिब्बी भी है, इसे भी उठा लो। वो दोनों लुटेरी औरतें सारा सामान बटोरकर वहाँ से भाग खड़ी होती हैं। बैग भर गया, उनके वापस लौटने से पहले खिसक चलो। घर पहुंचकर सबसे पहले ये खुशबूदार पाउडर लगाकर जरा चेहरों की रौनक बढ़ाएं। उधर वापस लौटने पर ओह, अलमारी खुली पड़ी है, सारे पैसे और जेवर चोरी हो गए। चाचा चौधरी को निश्चिंत देखकर चाची को गुस्सा आ गया। अरे, घर में चोरी हो गई है और तुम्हारे कान पर चींटी तक नहीं रेंग रही। भाग्यवान, सारा माल अपने आप वापस आ जाएगा। अरे, चोरी में गया माल भी कभी वापस आता है। तभी आपके सारे नकदी और जेवर इस बैग में है, हम इन्हें लौटाने आए हैं। चेहरे खुजलाते खुजलाते लहूलुहान हो गए हैं, कोई उपाय बताइए। चाचा चौधरी उनके हाथ में तेल डालते हैं। लो, ये खुजली मिटाने का तेल लगाओ। देखा भाग्यवान, मैंने कहा था ना कि चोरी हुआ माल वापस आएगा। चाचा चौधरी और साबू हिमालय पर्वत पर। एक दिन चाचा चौधरी और साबू हिमालय पर्वत पर घूमने आए। चाचा जी, हम कहाँ जा रहे हैं? साबू, हिमालय पर्वत पर। अरे, वो तो मुझे भी दिखाई दे रहा है। मेरा मतलब है, हम हिमालय पहाड़ पर क्यों आए हैं? यहाँ कुछ घंटे हम समाधि लगाएंगे और ईश्वर का ध्यान करेंगे। आदमी को अपनी जिंदगी में कुछ समय प्रभु भक्ति के लिए भी निकालना चाहिए। एक अच्छी सी जगह देखकर चाचा चौधरी रुक जाते हैं। समाधि के लिए ये जगह उपयुक्त रहेगी। शहर की चिल्लपों से दूर यहाँ हमारे ध्यान में कोई विघ्न नहीं डालेगा। साबू और चाचा चौधरी समाधि लगाकर बैठ जाते हैं। तभी बर्फ पड़ने लगती है। चाचा जी, बर्फ पड़ने लगी है। साबू चुप। जब समाधि लगाए बैठे होते हैं
तो बोलते नहीं। जब मैं हरिओम कहूं तभी उठना। बर्फ लगातार गिरती है और उन दोनों के ऊपर जमा होती चली जाती है। घटकू और पटकू, दो चोर। पटको, इस बार बैंक की चोरी में सबसे ज्यादा नोट हाथ लगे हैं, लेकिन तू मुझे यहाँ हिमालय पर क्यों ले आया? शहर में हमेशा चाचा चौधरी का डर लगा रहता है, यहाँ उसकी छाया भी नहीं पड़ सकती। उन दो बर्फ के टीलों पर बैठकर हम नोट गिनेंगे। वो दोनों बर्फ के टीलों पर बैठ जाते हैं। पटको, माल इतना है कि हम दोनों की बकाया उम्र आराम से कट जाएगी। वाह! तभी पटकू के टीले के अंदर से आवाज आती है, हरिओम। झटको, ये बर्फ का टीला तो बोलता है। लगता है पटको तूने भांग पी रखी है, कहीं बर्फ के टीले भी बोलते हैं। तभी दोनों टीलों में हरकत होती है। समाधि समाप्त, अब उठना चाहिए। ओह! वो दोनों चाचा चौधरी और साबू को देखकर भाग खड़े होते हैं। भूत! भागो! चाचा चौधरी और रहस्यमयी लड़की। एक दिन सुबह चाचा चौधरी के घर। कहाँ जाते हो? वो आदमी साबू के आगे हाथ जोड़कर बोला, मुझे चाचा चौधरी से मिलना है, बहुत जरूरी काम है। अभी बहुत सवेरा है, वो सोकर नहीं उठे। मगर कहा जाता है कि दिन हो या रात चाचा चौधरी से कभी भी मिला जा सकता है। इधर घर के अंदर चाचा चौधरी। अरे कहाँ चल दिए? अभी तो सूरज नहीं निकला। बाहर से कुछ आवाजें आ रही हैं बिनी, शायद कोई मुझसे मिलना चाहता है। इतना कहकर चाचा चौधरी कमरे से बाहर की ओर चल दिए। चाचा चौधरी को देखकर वो व्यक्ति चाचा चौधरी की ओर दौड़ा। चाचा चौधरी, मेरी मदद करो। और वो चाचा चौधरी के पैरों में गिरकर बेहोश हो गया। वह बेहोश हो गया है। चाचा चौधरी ने उस व्यक्ति के मुंह पर पानी के छींटे मारे। वह होश में आ रहा है। उस आदमी के होश में आने पर, ओह! घबराओ नहीं, बताओ क्या हुआ? एक अत्यंत सुंदर लड़की, जैसे कोई अप्सरा आसमान से उतरी हो। मेरा भाई गोकुल उस पर मोहित हो गया। फिर गोकुल मेरी आंखों के सामने गायब हो गया। ये सुनकर साबू जोर से हंस पड़ा। अच्छी फिल्मी कहानी है। साबू चुप हो जाओ, मुझे पूरी बात सुनने दो। चाचा चौधरी दोबारा उस व्यक्ति से मुखातिब हुए। मुझे पूरी बात बताओ। मैं और मेरा भाई गोकुल दूसरे कस्बे में हाट पर माल बेचने जाते थे। दिन भर माल बेचते और शाम को अपने गांव लौट आते। एक दिन हाट पर नौटंकी आई हुई थी। हम दोनों ने उसे देखने का फैसला किया। नौटंकी देखकर जब लौट रहे थे तो रात अधिक हो चुकी थी। नौटंकी अच्छी थी, हाँ, मगर अब जब रात के अंधेरे में गांव तक पैदल चलना पड़ेगा तो नानी याद आ जाएगी। हम दोनों चलते चलते एक जंगल में पहुंचे। भाई, क्यों ना हम जंगल में रात काट लें, सवेरे घर चले जाएंगे। ठीक है गोकुल। एक पेड़ के नीचे हम भाइयों ने अपना सामान रखा और सोने की तैयारी करने लगे। तभी सामने के एक पेड़ से आंखों को चकाचौंध कर देने वाली रोशनी निकली और हमने देखा कि एक अत्यंत रूपसी कन्या पेड़ पर बैठी है। क्या डर गए? तुम कौन हो? पेड़ पर क्यों बैठी हो? मैं तरु कन्या हूँ। वो रूपसी कन्या आगे बोली, वर्षों से पेड़ पर इस इंतजार में बैठी हूँ कि कोई नौजवान आए और मुझे उतार कर अपने घर ले जाए। मेरा भाई गोकुल ये सुनकर तुरंत बोल पड़ा, मैं आता हूँ, तुम्हें पेड़ से उतार कर तुमसे शादी करूंगा। गोकुल, वहां मत जाओ, वह मिर्ग मारीचिका है, एक धोखा है। मुंह में अंधे मेरे भाई ने एक न सुनी और उस सुंदरी को पाने के लिए
पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन ऊपर पहुंचते ही उसकी चीख सुनाई दी और वो लुप्त हो गया। बचाओ! उसके बाद मैं बेतहाशा भागा जब तक कि मैं यहाँ नहीं पहुंच गया। सब्र करो, आज रात हम गोकुल को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। रात को साबू, चाचा चौधरी और वो व्यक्ति, चलो हमें वो जगह बताओ जहां गोकुल विलीन हो गया था। चाचा चौधरी उसी जगह पर जाकर आराम करने लगा कि तभी एक चकाचौंध तेज रोशनी ने उसका ध्यान खींचा। ओह, तेज रोशनी! पेड़ के ऊपर वही रहस्यमय लड़की बैठी हुई थी। तुम? मैं तरुकन्या हूँ, अरसे से इस पेड़ पर बैठी हूँ। जो कोई मुझे पेड़ से उतारेगा उससे मैं शादी करूँगी। तुम बहादुर हो, एक अबला को मुसीबत से बचाओ, मुझे नीचे उतारो। खूबसूरत औरत, कूदो, अपने आप जमीन पर आ जाओगी। इतनी ऊंचाई से अगर मैं कूदी तो क्या मेरी हड्डी पसलियां न टूट जाएंगी? हाँ, तुम अक्लमंद हो। अच्छा, जाकर मैं सीढ़ी लाता हूँ। क्या बेवकूफों सी बात करते हो? उधर तुम सीढ़ी लेने गए, इधर कोई दूसरा आकर मुझे ले जाएगा। तुम ठीक कहती हो, एक और रास्ता है तुम्हें नीचे उतारने का। चाचा चौधरी साबू की ओर मुड़कर बोले, साबू, इस पेड़ को उखाड़ दो। साबू ने आगे बढ़कर उस पेड़ को अपनी जकड़ में ले लिया तो तरुकन्या चिल्लाई। साबू ने एक झटके में उस पेड़ को जमीन से उखाड़ दिया। पेड़ के जड़ से उखड़ते ही उसके जड़ के नीचे गहरे गड्ढे में कई इंसान थे। उन इंसानों में से एक गोकुल भी था। भाई गोकुल, हम आजाद हो गए। सभी व्यक्ति अपने अपने घर की ओर चल दिए। सबके जाने के बाद पेड़ का तना खोखला था, जिसे लड़की ने पत्तों से ढक दिया था। जो कोई ऊपर चढ़ता था, खोखले तने से होता हुआ नीचे गड्ढे में गिर जाता था। हैं? लड़की खोखले पेड़ में क्यों नहीं गिरी? इसका जवाब तरुकन्या देगी। दरअसल मैं एक गरीब और अनाथ लड़की थी। मेरे जेवर नकली हैं। राहगीरों को लूटने का मुझे ये आसान तरीका लगा कि मैं तरुकन्या बन जाऊं। जब राहगीर खोखले पेड़ में गिर जाता था तो मैं उसका सामान बटोर कर घर चल देती थी। तरुकन्या आगे बताती है, मैं रात को रस्सी की सीढ़ी से पेड़ की शाख तक चढ़ती थी, फिर रस्सी की सीढ़ी को ऊपर खींच लेती थी। रात का अंधेरा और घने पत्ते रस्सी की सीढ़ी को छुपाने में मदद करते थे। और वो आंखों को चकाचौंध कर देने वाली रोशनी इस टॉर्च की थी। अंधेरे में राहगीर का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये उपयोगी थी। चाचा चौधरी तरुकन्या से कहते हैं, लूट का सामान वापस कर दो और गोकुल से शादी कर लो, ये तुम्हारा ख्याल रखेगा। ये सुनकर तरुकन्या खुश हो जाती है। मैं भी यही चाहती हूँ। चाचा चौधरी और झप्पू ठग। जी, एक बात पूछूं? पूछो। सब लोगों के रिश्तेदार आते जाते हैं, क्या तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं? मेरे पिता ने बताया था कि उनका एक छोटा भाई था जो पढ़ लिख कर अंडमान चला गया। तब मैं बहुत छोटा था। मेरे चचा अंडमान से लौटकर कभी नहीं आए। पर तुम क्यों फिक्र करती हो? अपना साबू जो है वही हमारा दोस्त है, वही रिश्तेदार। अच्छा, मैं जरा बाहर चहलकदमी करके आता हूँ। खब्बो, कुछ सुना तुमने? यहाँ माल हमारे हाथ लग सकता है। कैसे झब्बू? चाचा चौधरी ने अपने चाचा को कभी नहीं देखा। अगर मैं उसका चाचा बनकर चला जाऊं और उससे रुपया मांगूं, तो क्या वो अपने रिश्तेदार को धन देने से इनकार करेगा? कभी नहीं। बहू, कैसी हो? माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं।
मैं तुम्हारे पति का अंडमानी चचा हूँ। मुझे अपने प्यारे भतीजे की याद आई तो सैकड़ों मीलों का रास्ता तय करके मिलने चला आया। जानते हो जी, आज का दिन कितना शुभ है। देखो, तुम्हारे अंडमान वाले चचा जान विराजमान है। चचा जान, भतीजे जब तू इतना सा था तो मैं ये शहर छोड़कर चला गया था। कहिए, अंडमान कैसी जगह है? ऊंची गगनभेदी इमारतें, लंबे हाईवे, कारें, हवाई जहाज सब कुछ है, पर समुद्र तट की कमी खलती है। चचा जान, आपका कैसे आना हुआ? भतीजे, पुण्य के काम से आया हूँ। वहाँ भारी सूखा पड़ा है। लोगों की मदद के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा हूँ। जल्दी से कुछ निकाल। चचा जान, मेरे पास सिर्फ ये 5 पैसे का सिक्का है। इससे क्या होगा? कोई और संपत्ति नहीं। ये किताबों की संपत्ति है। ठीक है, इन्हें रद्दी में बेचने से अच्छे पैसे वसूल हो जाएंगे। क्या पागल हो गए हो? इस ज्ञान के भंडार को रद्दी में बेचोगे? बेशक तुम सबके चाचा हो, लेकिन मत भूलो मैं तुम्हारा चाचा हूँ। तुमने दान देने का वचन दिया है, मेरी आज्ञा माननी होगी। ठीक है, आप यहाँ रुकिए, मैं कोर्ट यार्ड में किताबों का ढेर लगाता हूँ। अभी अंदर कुछ बची हैं, उन्हें भी लाओ। तभी साबू वहाँ आता है। साबू, किताबों की ये गठरी चचा जान की पीठ पर रख दो। चचा जान, इस गठरी को ले जाने के लिए अगर कोई ठेला कर लेते तो बेहतर रहता। बेवकूफ, इतने पैसे इस रद्दी को बेचने के नहीं मिलेंगे जितने ठेले वाला भाड़े में ले लेगा। बकवास मत कर, इसे रख मेरी पीठ पर। लो। मर गया। सचमुच गठरी भारी है, उठाओ इसे। तब तक नहीं जब तक तुम ये नहीं बताते कि तुम कौन हो। चचा जान, तुमने मेरा ज्ञान वर्धन किया ये बताकर कि अंडमान टापू का समुद्र तट नहीं है और जहाँ लगातार वर्षा होती है वहाँ सूखा पड़ा है। नहीं, मैं कभी अंडमान नहीं गया। मैं दिल्ली का झब्बू ठग हूँ। हाय मेरी कमर। मैं तुम्हें देख लूंगा चाचा चौधरी। झब्बू आ गए मुंह लटकाकर। उसके पास कुछ कीमती था ही नहीं, बस किताबें थी। चाचा चौधरी के कपड़े उतरवा लेते, साबू के कानों के कुंडल खालिस सोना है। पर तुम्हारी अकल पर तो पत्थर पड़ गए जो रद्दी किताबें तुम्हें भा गई। चाचा भतीजे का रिश्ता तोड़ो और ये लो रिवॉल्वर और चंदा वसूल करो। आओ साबू, कुछ काम बाकी रह गए हैं, उन्हें कराएं। मैं उन्हें अचानक घेर कर आश्चर्यचकित कर दूंगा। चौधरी, पहले तुमने मुझे बेवकूफ बना दिया, अब तुम्हारी एक नहीं चलेगी। चलो कपड़े उतारो। लंबो, तुम भी कानों के कुंडल उतारो। चूहे, लगता है तुम्हारे सितारे गर्दिश में है। लंबो, तुम उधर हिले नहीं कि मैंने चाचा चौधरी के सिर को गोली से उड़ाया नहीं। जैसा कह रहा हूं वैसा करो जल्दी। तभी दूर हो जाओ, तुमने मेरा गुस्सा नहीं देखा। ओह, मैं कहाँ हूँ? अंडमान। चाचा चौधरी और बोसाका। एक दिन चाचा चौधरी के घर साबू और चाचा चौधरी। चाचा जी, पश्चिम की ओर से धूल उड़ती दिखाई दे रही है। कोई हमसे मिलने आ रहा होगा साबू। तभी आगंतुक वहां आ जाते हैं। चाचा जी, मेरी मदद करो, मेरी बेटी के जीवन का सवाल है। क्या बात है सगनू पंडित? क्या तुम्हारी बेटी पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगाती या घर के कामकाज नहीं करती? ऐसी बात नहीं है, ये पढ़ाई में होशियार और स्वभाव में सुशील है। इसने इस वर्ष बीए पास किया है और मैं इसकी शादी रचा रहा हूँ। ये तो बड़े खुशी की बात है। फिर समस्या क्या है? सगनू पंडित आगे कहता है, हमारे घर कोई औलाद नहीं थी
एक दिन जब मैं गंगा स्नान को गया तो देखा कि किनारे पर एक बच्चा केले के पत्ते पे पड़ा रो रहा है। उसका कोई नहीं था। मैं उसे घर ले आया और हम पति पत्नी ने उस बालिका का नाम रखा किरण। वो हमारे लिए आशा की किरण थी। कुछ दिनों बाद इसकी माँ चल बसी। तब मैंने ही इसे पाल पोस कर बड़ा किया। बड़ी हुई तो मुझे इसकी शादी की फिक्र हुई। दफ्तर में नौकरी लगे इस नौजवान से मैंने अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया। तब समस्या क्या है? क्या नौजवान दहेज मांगता है? क्या लड़के का बाप लालची है? नहीं, लड़का और दूल्हे का बाप दोनों दहेज नहीं चाहते। एक माफिया स्मगलर बोसाका ने धमकी दी है कि अगर मैंने अपनी बेटी की शादी उससे ना की तो वो जबरदस्ती दुल्हन को उठा ले जाएगा। अरे ये भी कोई भेड़ बकरी है जो उठा ले जाएगा। सगनू पंडित, तुम्हारी बेटी की शादी उसी से होगी जिसे तुमने और तुम्हारी बेटी ने पसंद किया है। चाचा चौधरी उनके साथ चल देते हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। तुम अपनी बेटी की शादी की तैयारियां करो। इधर माफिया स्मगलर बोसाका, उस छछंदर ने अपनी बेटी मुझे देने से इनकार कर दिया। बोसाका जो चाहता है उसे पाकर ही दम लेता है। जाओ, लड़की को उठा लाओ। जो हुक्म सरदार। और वो दोनों बदमाश गाड़ी में सगनू पंडित के घर की ओर चल देते हैं। लड़की का घर ज्यादा दूर नहीं। सगनू पंडित के घर पहुंचकर एक बदमाश हवा में फायर करता है। भागो डाकू! वो दोनों बदमाश घर के अंदर दुल्हन के कमरे में घुस जाते हैं। दुल्हन को छोड़कर सब भाग गए। गोली के सामने कौन आता है? वो दोनों गन पॉइंट पर दुल्हन को अपने साथ लेकर चल देते हैं। चलो, अगर चिल्लाई तो गोली मार दूंगा। सरदार बोसाका खुश होगा। बोसाका के यहाँ सरदार, लड़की को हम ले आए। माफी चाहता हूँ किरण। अगर तुम बोसाका के पास अपने आप आ जाती तो हमें बलपूर्वक तुम्हें उठा कर न लाना पड़ता। पर्दा प्रथा खत्म हो गई है। घूंघट खोलो और अपना चांद सा चेहरा बोसाका को देखने दो। लेकिन घूंघट उठाते ही एक जोरदार घूसा बोसाका के मुंह पर पड़ता है। ओह! दोनों बदमाश, वह तो आदमी है, उसे गोली मार दो। लेकिन गोली चलाने से पहले ही साबू उन्हें किक आउट कर देता है। मेंढको, दूर हटो। साबू और चाचा चौधरी वापस चल देते हैं। अब तक किरण की शादी वहां हो चुकी होगी। साबू, आओ घर चलें। इधर बोसाका, इन दोनों ने बोसाका के मंसूबों पर पानी फेर दिया। जो मेरे काम में दखल देता है उसे उसकी सजा भुगतनी पड़ती है। अब्दुल, मेरा कुल्हाड़ा लाओ। लो सरदार। बोसाका कुल्हाड़े को कंधे पर रखकर चल देता है। सरदार जब अपना बड़ा कुल्हाड़ा उठाता है तो किसी न किसी की गर्दन जरूर कटती है। बोसाका रास्ते में, उन दोनों को मैंने इस तरफ जाते देखा था। ये किताब बड़ी मनोरंजक है। फुर्सत में हूँ, क्यों न इसे पढ़ लिया जाए। तभी बोसाका की नजर किताब पढ़ते हुए साबू पर पड़ती है। उन दो में से एक ये रहा। पहले इसका सर कलम करता हूँ, फिर दूसरे को देखूंगा। बोसाका दबे पांव साबू पर वार करने के लिए आगे बढ़ता है। इधर चाचा चौधरी, लोहे का दरातेदार चक्र, लगता है किसी मशीन का पुर्जा होगा। चाचा चौधरी उसे उंगली में डालकर घुमाने लगते हैं। हा 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 हा। इसे श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र की तरह उंगली पर घुमाया जा सकता है। तभी चाचा चौधरी की नजर कुल्हाड़ा थामे हुए बोसाका पर पड़ती है। वहां स्थिति नाजुक लगती है। चाचा चौधरी के हाथ से वो लोहे का चक्र बिजली की तरह छूटता है और बोसाका की कुल्हाड़ी के 2 टुकड़े हो जाते हैं। साबू बोसाका को हाथ में उठा लेता है। चूहे,
तुम दूसरों को परेशान करने से बाज नहीं आए। मैं तुम्हें ऐसी जगह पहुंचाऊंगा जहां तुम दूसरों को परेशान ना कर सको। और साबू बोसाका को हवा में उछाल देता है। बोसाका हवा में उड़ता हुआ सीधा दलदल में जा गिरता है। मुझे दलदल से निकालो, बचाओ। चाचा चौधरी और सोने की गिन्नियां। शहर में एक घर। अजी सुनते हो, अपना बेटा रघुनंदन बोर्ड के इम्तिहान में पूरे जिले में फर्स्ट आया है। आगे डॉक्टर बनने को कह रहा है। वह क्लर्क का बेटा है, क्लर्क ही बनेगा भगवान। उसका नाम मेडिकल कॉलेज की एंट्रेंस परीक्षा की लिस्ट में भी प्रथम आया है। उससे क्या होता है, मेडिकल की पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, वो हमारे पास है नहीं। सुनहरे सपने देखना छोड़ दो। रघुनंदन दफ्तर में क्लर्क लगेगा तो घर के खर्चे में भी हाथ बटाएगा। अगर मेरे बेटे के भविष्य बनाने में पैसा आड़े आ रहा है तो 1 मिनट ठहरो। इतना कहकर रघुनंदन की माँ अंदर जाती है और हाथ में एक डिब्बा लेकर बाहर आती है। मेरी शादी पर मेरी नानी ने मुझे ये उपहार दिया था। इसे बेचकर तुम मेडिकल कॉलेज के दाखिले की फीस जमा करा सकते हो। वो आदमी डिब्बे को खोलता है तो चौंक जाता है। गिन्नियां, सोने के सिक्के। वो आदमी गिन्नियों से भरा बॉक्स लेकर घर से बाहर चल देता है। अच्छा, मैं जाता हूँ और पैसों का इंतजाम करता हूँ। रास्ते में, भाई गोपाल दास कहाँ चल दिए? पैसे की जरूरत पड़ गई है, कुछ गिन्नियां पड़ी थी, इन्हें साहूकार दाएं बाएं के पास बेचने जा रहा हूँ। साहूकार दाएं बाएं। सेठ दाएं बाएं जी, कुछ सोने की गिन्नियां बेचने के लिए लाया हूँ। नकद पैसे मिलेंगे? गिन्नियों से भरे डिब्बे को देखकर सेठ दाएं बाएं की आंखें चमक उठती है। हाँ, इनके 500 रुपए दे सकता हूँ। सेठ जी, ये सोने की 10 गिन्नियां हैं, 20,000 रुपए से कम की ना होंगी। इससे ज्यादा हम नहीं दे सकते। लो संभालो अपना माल। मैं इन्हें कहीं और बेचूंगा। इतना कहकर वो आदमी वहां से चल देता है। कोई दूसरा इतने भी नहीं देगा। दूसरी जगह पर, सेठ जी, मैं सोने की 10 गिन्नियां बेचना चाहता हूँ, लाओ देखें। सेठ गिन्नियों को देखता है। क्यों भाई, मजाक हमसे ही करना था? क्या बात है, ये सब पीतल के ठीकरे हैं। वो आदमी रोता हुआ वापस घर की ओर चल देता है। ओह, मैं लुट गया। रास्ते में चाचा चौधरी और साबू। अरे भाई, क्यों रो रहे हो? चाचा चौधरी, साहूकार दाएं बाएं ने मेरी सोने की 10 गिन्नियां पीतल के ठीकरों में बदल दी। मैं अपने बेटे की पढ़ाई के लिए गिन्नियों को बेचने गया था। गिन्नियां कितने की थी? 20,000 रुपए की। चाचा चौधरी उस आदमी को पैसे देते हैं। लो 20,000, ये पीतल के ठीकरे हमें दो। मगर तुम क्यों नुकसान उठाते हो? असली गिन्नियां हम वसूल कर लेंगे। और चाचा चौधरी गिन्नियों का बक्सा लेकर साबू के साथ साहूकार दाएं बाएं के यहाँ चल देते हैं। आओ साबू, हमें सेठ दाएं बाएं के पास जाना है। रास्ते में लाजवाब खुजली पाउडर। खुजली का पाउडर 2 रुपये। एक शीशी देना भाई। चाचा जी, आपने ये खुजली का पाउडर किस लिए खरीदा है? इन पीतल के सिक्कों पर छिड़कने के लिए साबू। थोड़ी देर में चाचा चौधरी और साबू सेठ दाएं बाएं के यहाँ पहुँचते हैं। सेठ दाएं बाएं, कुछ गिन्नियां बेचने के लिए लाया हूँ। नकद पैसे ले जाओ। सेठ दाएं बाएं डिब्बे का ढक्कन खोलता है। इन पीतल के ठीकरों को गिन्नियां कहते हो? जरा धूल जम गई है, फूंक मार कर देखो।
खालिस सोने की है। साहूकार दाएं बाएं फूंक मारता है। ओह, इतनी धूल सारी मुझ पर आ पड़ी। धूल हटने से पीतल के सिक्के और साफ दिखाई दे रहे हैं। ओह, चेहरे पर खुजली। अचानक सेठ को खुजली होने लगती है और वो अपने सारे बदन में खुजली करने लगता है। ओह, खुजली! कपड़े उतार दो। आनन फानन में ही साहूकार दाएं बाएं अपने कपड़े उतार कर फेंक देता है। खुजली, खुजली, हाय मर गया, खुजली! चाचा चौधरी उसके चोगे को उठा लेता है। हमें यही चाहिए था साबू। चाचा चौधरी चोगे को झिड़कता है। सेठ के कोट की बाई आस्तीन के अंदर गुप्त जेब थी जिसमें वो लोगों की सोने की गिन्नियां छुपा लेता था। देखो, वे गिरी। एक एक करके गिन्नियां जमीन पर गिरने लगती हैं। कोट के दाएं आस्तीन के अंदर पीतल के सिक्कों की जेब थी। सेठ सोने की गिन्नियों के बदले में ये ठीकरे निकालकर लोगों को थमा देता था। उसने अपने बैठने की जगह ऊंची बनाई ताकि ये अदला बदली करते हुए कोई उसे देख ना सके। चूहे, मैं तुझे यहाँ से बाहर नहीं जाने दूंगा। हाय खुजली! सेंटर, इन दोनों का गला खोल दो ताकि हमारा रहस्य बाहर न जा पाए। खुजली! सेंटर चाचा चौधरी की ओर बढ़ता है। तुमने अपनी मौत खुद बुलाई है। पर साबू बीच में आ जाता है। सभ्य लोगों के साथ किस तरह पेश आना चाहिए, ये सबक तुम्हें सिखाना पड़ेगा। साबू सेंटर को उठा लेता है। अर्र, मुझे नीचे उतारो। पर साबू उसको हवा में उछाल देता है और सेंटर खिड़की का कांच तोड़ते हुए सीधा घर से बाहर जा गिरता है। हाय! इधर से दाएं बाएं, ये खुजली कैसे मिटेगी? हाय हाय खुजली! पहली बारिश के पानी में नहाओ। तब तक तब तक नाचते रहो।